अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं अशर आलम और मैं हूं हिफ्जा चौधरी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर देंगे मौसम से मुतालिक। नकियाल आज़ाद कश्मीर में और गिरदोनवाह में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और पीर नसोड़ा, पीर किलंजर, तरकुंडी में और कंधार के मकामात पर यालाबारी भी हुई है। मौसम के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर की बात करें, जहां पर नकियाल और इसके गिरदोनवाह में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि पीर नसोड़ा, पीर किलंजर, तरकुंडी, खुंडहार के मुकामात पर यालाबारी हो रही है। मौसम के हवाले से मज़ीद खबरें शामिल करें और रुख करते हैं लाहौर का, जिस समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और हल्की बारिश हुई है। लाहौर और शेखुपुरा की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर आंधी के बायस मकानों की छतें गिरने से एक बच्ची जाँ बहक और मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जख्मी भी हुए हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों गुजरांवाला, शेखुपुरा, गुजरात और साहिवाल में पहले आंधी चली और फिर मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। ठोकर नियाज बेग में आंधी से मकान की दीवार गिर गई, जिससे 2 अफराद जख्मी हो गए। शेखुपुरा के इलाके जहांगीराबाद और सलाहुद्दीन रोड पर 2 मुख्तलिफ वाक़यात में आंधी के बायस 2 मकानों की छतें गिरने से मलबे तले दबकर एक बच्ची जाँ बहक और 11 अफराद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद में खराब मौसम के बायस PIA की 3 परवाजों को भी लाहौर उतारा गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई सिंध, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। लेकिन ताज़ा अपडेट मौसम के हवाले से यह है कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और हल्की बारिश हुई है, जहाँ एक तरफ मौसम खुशगवार हुआ है, दूसरी तरफ कुछ हादसा भी हुए हैं। लाहौर और शेखुपुरा में आंधी के बायस मकानों की छतें गिरने से एक बच्ची के जाँ बहक होने की इत्तला है, जबकि इन हादसात में 13 अफराद जख्मी भी हुए हैं। इस मुतालिक मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन हफीज से। अमीन, बताइएगा लाहौर का मौसम कैसा है, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी, आज सुबह लाहौर का इस वक्त मौसम इतना सुहाना है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, परिंदे फ़ज़ा में चहक महक रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। कल रात लाहौर में शदीद आंधी आई, कई दरख्त गिरे, बोर्ड गिरे, लोगों के घरों की छतें गिरी। ये छतें गिरने का वाक़या एक लाहौर में और एक शेखुपुरा में हुआ, इसमें लोग ज़ख्मी भी हुए और शेखुपुरा में एक बच्ची छत गिरने से जाँ बहक भी हो गई। लेकिन इन वाक़यात के साथ साथ आज मेट ऑफिस ने ये पेशगोई की है कि आइंदा चंद दिनों में 1-2 दिन ठंडी ठंडी और तेज़ हवाएँ चलेंगी। बारिश के अमकान की पेशनगोई भी महकमा मौसमियात ने की है। और इस वक्त जो आज लोग सुबह दफातर में जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, बच्चों के और अफराद के चेहरों पे जो खुशी की वो खुशी दीदनी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमीन हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े, कराची से खबर दें, जिसके इलाके डिफेंस फेज 1 की ए मार्केट में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में 2 डाकू हलाक और 1 जख्मी हो गया। SSP साउथ के मुताबिक मुल्जिमान कई दिनों से डिफेंस में वारदातें कर रहे थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 5 मुल्जिमान हलाक, जबकि ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 1 शख्स हलाक हो गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मौज को रईस गोट में गैंग वॉर मुल्जिम उज़ैर बलोच के 2 अहम कमांडर कामरान कामू और जुबैर छोटू को गिरफ्तार करके तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। सुपर हाईवे काठोर मोड़ पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से मूसा नामी शख्स जाँ बहक हो गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने डॉग्स मच्छर कॉलोनी में टारगेटेड कार्रवाई की, जिसके दौरान टैक्सी ड्राइवर साथी फराज समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से मुनशियात की बड़ी खेप भी पकड़ी गई। ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान बदनाम ज़माना गैंगस्टर मामा याकूब के कारिंदे हैं, जबकि चाकीवाड़ा से भी मुनशियात फरोश हारिस को गिरफ्तार कर लिया गया। खबरों के हवाले से एक बार दोबारा रुख करते हैं लाहौर का, जिसके इलाके कैवलरी ग्राउंड में 2 तेज रफ्तार गाड़ियों की आपस में टक्कर के नतीजे में 2 नौजवान जाँ बहक, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक गाड़ियों की टक्कर के नतीजे में गाड़ियों में सवार 2 नौजवान अरसलान और फरवीन जाँ बहक हो गए, जबकि 2 अफराद इसमें शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों की शनाख्त वलीद और दानिश के नाम से हुई है। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
फैसलाबाद के इलाके समनाबाद में एक शख्स ने 8 साला बच्चे को ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस जराये के मुताबिक रफाकत नामी शख्स बच्चे को बहाने से अपने घर ले गया और दरिंदगी का निशाना बना डाला और फरार भी हो गया है। पुलिस ने बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित होने पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। दीगर अहम खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस साकिब निसार और सुप्रीम कोर्ट के दीगर 5 जजेस कोयटा पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री में अहम केसेस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मियां साकिब निसार को सुबह सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में 2 बेंचेस केसेस की समाअत करेंगे। एक बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में केसेस की समाअत करेगा। इस बेंच में जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह शामिल हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का दूसरा बेंच जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल है। केसेस की समाअत 13 अप्रैल तक जारी रहेगी। खबर दें आपको, साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर के खिलाफ नायब रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रेफरेंस की समाअत करेंगे। गुज़श्ता समाअत जज की तबीयत नासाज होने पर बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई थी। ड्यूटी जज मलिक अरशद ने समाअत आज तक मुलतवी की थी। ख्वाजा हारिस पैनमा JIT सरबराह वाजिद ज़िया पर जिरह करेंगे। ख्वाजा हारिस वाजिद ज़िया पर 8वें रोज भी आज जिरह जारी रखेंगे। ख्वाजा हारिस की जिरा मुकम्मल होने पर मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकील वाजिद ज़िया पर जिरा करेंगे। इससे कबल लंदन फ्लैट्स रेफरेंस में वाजिद ज़िया ने 6 दिन में बयान रिकॉर्ड कराया था। अमरीकी सिफारतकार की गाड़ी से पेश आए हादसे से मुतालिक आपको अपडेट करें। इस हादसे पर पहला बयान जारी करने में इस्लामाबाद पुलिस को 30 घंटे लग गए। पुलिस का कहना है कि हादसे के बाद गाड़ी में सवार शख्स ने अपना तारुफ कर्नल जोसेफ इमैनुअल के तौर पर कराया। वजारत खारजा का जारी करदा सिफारती कार्ड भी दिखाया। कर्नल जोसेफ को गाड़ी समेत थाने मुंतकिल किया गया। फॉरेन ऑफिस से कर्नल जोसेफ की तस्दीक की गई। पूछगछ के बाद उसे अमरीकी सिफारत खाने के हुकाम के हवाले किया गया। जोसेफ का सिफारती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी कब्जे में ले ली गई है। उधर अमरीकी सिफारत खाने ने तफ्तीश के लिए सिफारतकार तक रसाई की हामी नहीं भरी। 7 अप्रैल को पेश आए हादसे में 22 साल का नौजवान अतीक तो दुनिया से रुखसत हो गया, मगर उसके लवाहिकीन इंसाफ के मुंतजिर हैं। हादसे के जिम्मेदार सिफारतकार को यूं ही जाने देने पर इस्लामाबाद पुलिस ने वजाहत दी है कि वाकई की इत्तला मिलने पर पुलिस ने जोसेफ को गाड़ी समेत थाने शिफ्ट किया, FIR दर्ज की और मुलजिम से इब्तिदाई पूछगछ भी की। कर्नल जोसेफ इमैनुअल को अमरीकी सिफारत खाने के एहलकारों के सुपुर्द करने से पहले फॉरेन ऑफिस से बजरिया फोन डिप्लोमेटिक स्टेटस के हवाले से तस्दीक की गई। जोसेफ का सिफारती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज किया गया। जराये के मुताबिक वफाकी पुलिस ने तफ्तीश के लिए अमरीकी सिफारत खाने से राब्ता किया तो कहा गया कि वजारत खारजा के जरिए राब्ता किया जाए। पुलिस ने दफ्तर खारजा को एक खत लिखकर बयाना कन्वेंशन के तहत सिफारतकार को हासिल इस्तिस्ना की तफसील पूछी है। इससे पहले अमरीकी सफ़ीर डेविड हेल को वजारत खारजा में तलब किया गया। सेक्रेटरी खारजा ने अमरीकी सफ़ीर से नौजवान की हलाकत पर शदीद एहतजाज किया। अमरीकी सफ़ीर ने तहक़ीक़ात में ताउन की यकीन दहानी कराई। जाँ बाख होने वाले नौजवान अतीक की तदफीन आबाई गाँव तलहाड़ में कर दी गई, जिसमें अजीज़ व अक़ारिब के साथ साथ इलाके के अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन ने गैर मुल्की असासों के ऑर्डिनेंस बराए साल 2018 की मंजूरी दे दी है। स्कीम के तहत गैर मुल्की असासे रखने वाले पाकिस्तानी शहरी 30 जून तक अपने गैर मुल्की असासों पर 5% तक टैक्स देकर उन्हें रेगुलराइज करा सकेंगे। किसी सरकारी ओहदे पर फाइज रहने वाले सियासतदान, जज और मुलाजमीन इस स्कीम से फायदा नहीं उठा सकेंगे। इन अफराद की बीवियां और इनके जेर कफालत बच्चे भी इस स्कीम से फायदा उठाने से महरूम रहेंगे। ऑर्डिनेंस के तहत पाकिस्तान का कोई भी शहरी अपने गैर मुल्की असासों को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने जाहिर कर सकेगा। वो इस असासे की मालियत मार्केट वैल्यू के हिसाब से तय करेगा। ये असासे 10 अप्रैल से
30 جون 2018 تک ظاہر کیے جا سکیں گے۔ ظاہر یا پاکستان لائے جانے والے غیر ملکی اثاثوں پر ٹیکس ادا کر کے انہیں ریگولرائز کیا جا سکے گا۔ جو غیر ملکی اثاثے ظاہر کر کے پاکستان نہ لائے جائیں ان پر ان کی ظاہر کردہ مالیت کا 5% ٹیکس دینا ہوگا۔ پاکستان کے باہر غیر منقولہ اثاثے ظاہر کرنے پر ان کی مالیت کا 3% ٹیکس دینا ہوگا۔ اگر بیرون ملک موجود سیال یا لیکوڈ اثاثے پاکستان واپس لا کر حکومتی سیکیورٹیز میں سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیے جائیں تو ان پر 2% ٹیکس لگے گا، لیکن ان پر 3% کے حساب سے منافع بھی ملے گا۔ جو سیال یا لیکوڈ اثاثے پاکستان لائے جائیں گے ان پر 2% ٹیکس دینا ہوگا۔ یہ تمام ٹیکس ڈالر میں ادا کیے جائیں گے۔ کسی غیر ملکی اثاثے کی مالیت اس کی قیمت خرید سے کم نہیں بتائی جائے گی۔ ان اثاثوں میں بیرون ملک موجود جائیداد، مورگیج اثاثے، اسٹاک مارکیٹ کے شیئرز، بینک اکاؤنٹ، سونا، جواہرات، نقد رقم، پینٹنگز، کسی اور پر واجب الادا قرضے اور آف شور اثاثے شامل ہوں گے۔ اس اسکیم سے کوئی ایسا شخص فائدہ نہیں اٹھا سکے گا جو 1 جنوری 2000 کے بعد سے کسی سرکاری عہدے پر رہا ہو۔ ان میں صدر، وزیر اعظم، گورنر، وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت، اٹارنی جنرل اور دیگر لا افسران، وزیر اعظم کے مشیر اور معاونین خصوصی، ارکان پارلیمنٹ، آڈیٹر جنرل اور پولیٹیکل سیکریٹری شامل ہیں۔ اسی طرح صوبائی وزرائے اعلیٰ اور ارکان صوبائی اسمبلی بھی اس اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ، وفاقی شریعت عدالت اور ہائی کورٹ کے جج اور جوڈیشل افسران بھی اس اسکیم سے مستثنی ہوں گے۔ وفاقی یا صوبائی حکومت کے ملازمین یا کسی صوبائی یا مقامی کونسل کے ملازمین یا ناظمین بھی اس اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ مسلح افواج کے سول ملازمین بھی اس اسکیم سے مستثنی ہوں گے۔ تحریک انصاف پر اجرتی سیاستدان قابض ہیں۔ اکبر ایس بابر کہتے ہیں کہ عمران خان کی پی ٹی آئی میں قول اور فعل کا تضاد ہے۔ وہ پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کر رہے تھے۔ پیپلز پارٹی کے چودھری منظور بولے کہ امیر مقام دانیال عزیز کا مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نون لیگ کے طارق فضل چودھری کہتے ہیں وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے لوگ پارٹی چھوڑ جاتے ہیں۔ طلعت صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے شرمی کا کام نہیں ہے بلکہ یہ نہایت بے شرمی کا کام ہے۔ ٹھیک، بنیادی طور پہ پارٹیوں کے اندر 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، جو کسی بھی جماعت کے ساتھ اپنے نظریات کی بنیاد کے اوپر ہیں اور وہ چلتے ہیں۔ دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں موقع پرست لوگ ہوتے ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ آگے اس وقت اگلے الیکشن کے اندر کس جماعت میں وہ کوئی سیٹ جیت سکتے ہیں، کس جماعت میں وہ کوئی پرفارم بہتر کر سکتے ہیں، کس جماعت سے انہیں ٹکٹ مل سکتا ہے۔ مشاہد صاحب کا نام لیا، امیر مقام کا کیا تعلق ہے مسلم لیگ کے ساتھ؟ کل تک جو وہ مسلم لیگ کے بارے میں کہتے رہے، ہمارے ساتھ ہاؤس کے منسٹر ہوا کرتے تھے، جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ سب کے دانیال عزیز صاحب کو دیکھ لیں۔ باقی میں نام نہیں لینا چاہ رہا، مطلب جو طوفان بدتمیزی اور ہم اٹھ کر دفاع کیا کرتے تھے ہاؤس کے اندر۔ سو اب دیکھیے نا پرابلم کدھر آ گیا۔ صرف یہ صرف سیاستدانوں کا ایشو، لوگوں کا بھی ایشو۔ آپ یقین کریں کہ ایک تھانے دار لگوا لینا تو 10,000 ووٹ کا فرق پڑ جاتا اس تھانے کے اندر۔ پی ٹی آئی میں اس وقت تمام جو اجرتی سیاستدان ہیں لوٹے ہیں وہ اس پہ قابض ہیں، ان کا ایک پورا ماضی ہے، سب کا بیان ابھی کر دیا گیا۔ اجرتی سیاستدان ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میڈیا آج وہ بیٹھا ہوتا ہے نون لیگ میں اور نون لیگ کے لیڈروں کی تعریف اور ان کی پالیسی کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، اگلے دن وہ عمران خان کے ساتھ بیٹھتا ہے اور نون لیگ کی قیادت کو تنقید کرتا ہے اور پی ٹی آئی کی قیادت کی تعریف شروع کر دیتا ہے۔ آپ اس کو ٹی وی پہ بٹھا کے اس کا موقف کے ڈاکٹر رمیش کمار نے کل یہی کیا میرے پروگرام میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے 3 روزہ دورہ ملتان کا آج آخری روز ہے۔ بلاول بھٹو زرداری آج بھی مصروف دن گزاریں گے۔ ان کی مصروفیات کے بارے میں بتائیں گی نمائندہ جیو نیوز میمونہ سعید۔ جی، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری 3 روزہ دورے پر آج کل ملتان میں ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری آج 1 بجے وہ بلاول ہاؤس میں ملک کی صورتحال کے اوپر پریس کانفرنس کریں گے، جس کے بعد 3 بجے وہ قصبہ مڈل میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر ہیں میاں کامران عبداللہ مڈل کی رہائش گاہ پر پہنچیں گے اور وہاں پر کارکنوں سے خطاب کریں گے، جبکہ وہاں پر جو ہے ممبر سازی کیمپ کا افتتاح بھی کریں گے۔ اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کے ذرائع ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ بھی آج گیلانی ہاؤس پہنچیں گے۔ وہ مختلف وفود اور پارٹی کارکنوں سے ملاقات کریں گے اور بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ بھی بلاول ہاؤس کی بجائے گیلانی ہاؤس میں ہی پھر قیام کریں گے اور رات گئے تک جو ہے مختلف وفود سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور اس کے بعد تقریباً 9 بجے کے قریب جو ہے خصوصی طیارے کے ذریعے جو ہے وہ کراچی روانہ ہو جائیں گے۔ جی،
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक बार फिर वजीर आला पंजाब को निशाने पर रख लिया। रावलपिंडी में खिताब के दौरान कहा कि शहबाज शरीफ आपको अब नौकरी नहीं मिलेगी। जरदारी और नवाज शरीफ कौम का पैसा चोरी करके बाहर ले गए। इमरान खान ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ की करप्शन नैब के सामने लेकर आएंगे, इन सब को क्यों निकाला कहने पर मजबूर करेंगे, आने वाले इलेक्शन में इनको शिकस्त देंगे। शहबाज शरीफ नौकरी नहीं मिलेगी, जो मर्जी कर लो तुम। मॉडल टाउन में 14 लोगों को कत्ल किया ये शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्लाह ने। सरदारी और नवाज शरीफ जो पैसा कौम पे खर्च होना था वो चोरी करके बाहर ले गए। ये जो शहबाज शरीफ है इसकी जब तहकीकात शुरू होंगी, जो करप्शन ये शहबाज शरीफ ने की है ये आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को भी पीछे छोड़ जाएगा। 6,000 अरब रुपया इसमें इस्तेमाल किया डेवलपमेंट फंड का, एक अस्पताल नहीं बना। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि पाकिस्तान सेकुलरिज्म के लिए नहीं बनाया गया, बड़ों ने पाकिस्तान बनाया था, हम बचाएंगे। जो भी पाकिस्तान से टकराएगा वो पाश हो जाएगा। वो ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में यूथ कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, इनकी गर्दन पर पांव रखकर इनसे बात करेंगे कि या पैसा वापस लाना है या जहां अपने पैसे छुपा के रखा है उधर जाना है। आपका भाई वजीर आला है, तो अगर 30 सालों में, 20 सालों में, 10 सालों में, निस्ब सदी में आप मसाइल हल ना कर सके तो बुढ़ापे में आप कैसे मसाइल हल करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि MQM के मजीद 3 अरकान सूबाई कौमी असम्बली पाक सरजमीन पार्टी में शामिल हो गए हैं। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हुकूमत में आकर कराची को तरक्की की राह पर दोबारा गामजन करेंगे। पाक सरजमीन पार्टी मुल्क की वाहिद जमात बन गई है जिसने इलेक्शन में हिस्सा लिए बगैर ही MQM से मुनहरिफ 17 अरकान सूबाई कौमी असम्बली को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। MQM के अंदरूनी इख्तलाफात का सबसे ज्यादा फायदा पाक सरजमीन पार्टी को हुआ है। मजीद अरकान सिंध असम्बली मुस्तफ़ा कमाल के काफिले में शामिल हो गए। गुज़िश्ता हफ्ते मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 4 MP और 4 MNA PSP में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने पाक सरजमीन पार्टी के मरकज पाकिस्तान हाउस कराची में जनरल वर्कर इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत में आकर कराची को तरक्की की राह पर दोबारा गामजन करेंगे। कारकुन घर घर जाकर आवाम को पार्टी का पैगाम दें। निज़ाम की तब्दीली के लिए PSP की कामयाबी जरूरी है। मुस्तफ़ा कमाल ने मुखालफिन पर कड़ी तनकीद की, बोले महाजिरों के नाम पर सियासत करने वाले महाजिरों के दुश्मन हैं। सरबरा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार कहते हैं इंतखाबात से पहले धांधली जारी है। मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों के बाद पार्टी ओहदेदारान की वफादारियां तब्दील कराई जा रही हैं। लाहौर के एक मुकामी होटल में अपनी 59वीं सालगिरह का केक काटते हुए उन्होंने कहा कि जितनी मर्जी पतंगे काट लें, पतंगों की असल फैक्ट्री हमारे पास है। हमें भी सियासी जगह दी जाए, आज़ादी बहाल की जाए ताकि खुलकर इंतखाबात लड़ सकें। फारूक सत्तार ने यह भी कहा कि उम्मीद है कि वजीर आजम, इलेक्शन कमीशन और अदालतें नोटिस लेंगे। क़ब्ल इंतखाब धांधली हो गई मरदमशुमारी और हल्का बंदियों को लेकर, तो ये कहा गया 5% ऑडिट होगा, वेरीफाई होगा और वहाँ दोबारा मरदमशुमारी होगी। वो नहीं हुई और हल्का बंदियाँ कर दी गई। अब भी हमने यही कहा है, ये पतंगे काट रहे हैं लेकिन पतंगों की फैक्ट्री हमारे पास है, वोटर के पास है, कारकुनान के पास है। चंद मुंतखब नुमाइंदे पतंग तो हो सकते हैं और कटी हुई पतंग भी हो सकते हैं, लेकिन चंद पतंगे कटने से जो फैक्ट्री की प्रोडक्शन है पतंगों की, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। आपको बताएं इमरान खान के खिलाफ जंग ग्रुप हरजाना केस की 4थी समाअत आज होगी। दूसरी और तीसरी समाअत पर इमरान खान और उनके वकील पेश नहीं हुए थे। आज इमरान खान या उनके वकील पेश होंगे या नहीं। इमरान खान ने मीर शकील उर रहमान को ब्लैकमेलर और मीडिया का गॉडफादर कहा। इमरान खान ने गैर मुल्की एजेंडे पर अमल का भी इल्जाम लगाया। नवाज शरीफ से रकम और इश्तिहारात लेने का इल्जाम भी लगाया। इमरान खान का मकसद एडिटर इन चीफ और सहाफियों को मुतनाज़ बताना है। इमरान ये इल्जामात मुताद्दिद बार दोहरा चुके हैं, जबकि निजी चैनल ने भी ऐसे ही इल्जामात लगाए मगर साबित नहीं कर सके। जंग ग्रुप की जानिब से दायर दावे में इमरान खान को इल्जामात पर मुआफी मांगने और हरजाना अदायगी का कहा गया है। इमरान खान के खिलाफ जंग ग्रुप हरजाना केस की 4थी समाअत आज होगी। दूसरी और तीसरी समाअत पर इमरान खान और उनके वकील पेश नहीं हुए थे।
इमरान के दावों के बरक्स सऊदी कंपनी ने खैबर पख्तूनख्वा में अरबों रुपए की सरमायाकारी से इनकार कर दिया है। नुमाइंदा जंग अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के दावों के बरक्स सऊदी शाही खानदान की मारूफ आलमी हुमा कैपिटल कंपनी ने कानूनी पेचीदगियों और तहरीक इंसाफ हुकूमत के अदम ताउन के बायस सूबे में अरबों रुपए की सरमायाकारी से इनकार कर दिया है और मुकामी पार्टनर अल्मान ग्रुप को सरमायाकारी मुआहिदा ख़त्म करने के लिए 15 अप्रैल तक की डेडलाइन दे दी है। सूबाई हुकूमत की अदम दिलचस्पी और पॉलिसी मुरतब करने में ताख़ीर के बायस अल्मान ग्रुप के 3 अरब रुपए भी डूबने का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक अल्मान ग्रुप का डेरा इस्माइल खान में शुगर मिल्स और पावर प्लांट का तामीराती काम रुक गया है। अदालती अहकामात के बावजूद हुकूमत 2 माह में शुगर मिल्स के क़याम के बारे में पॉलिसी मुरतब करने में नाकाम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक ने नुमाइंदा जंग को बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। किसी का सरमाया डूबेगा, ना ही कोई गैर मुल्की सरमायाकार मायूस होगा। अल्मान ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद महमूद ने कहा कि 3 अरब रुपए की सरमायाकारी के बावजूद वो तहरीक इंसाफ हुकूमत में धक्के खा रहे हैं। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि एक खित्ता एक सड़क मंसूबा एशिया और मगरब के दरमियान राबता कायम करेगा। गवादर बंदरगाह, एयरपोर्ट, हाईवेज का जाल चीन के मगरबी हिस्से और वस्त एशिया को गर्म पानी तक लाने के बेहतरीन ज़राए साबित होंगे। चीन के ज़राए अबलाग से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि चीनी सदर का ये विजन नौ इंसान को मुश्तरका मुस्तकबिल देने के लिए कम्युनिटी कायम कर रहा है। उनकी हुकूमत पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के ज़रिए पाकिस्तान को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम शराकतदार बनाना चाहती है। The airport at Gwadar, the power plants, the highway network, all this will provide the best connectivity to the sea for both Western China and Central Asia. So this is today the most visible part of the BRI, and President Xi's initiative will, in my opinion, open up this whole region for connectivity to the West, to provide greater trade, more people-to-people contact. The concrete part of that is the BRI, because when you bring people closer through connectivity, it always provides a shared vision for mankind. Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.